स्वागत है आप सबका हमारे रसायन के आज इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना के आगे टॉपिक के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के बारे में। पिछले परमाणु संरचना का 3 भाग का वीडियो हमारा आ चुका है। आज का वीडियो परमाणु संरचना का चौथे भाग में। तो आइए देखते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले इसका परिभाषा मैं बता देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है। तो पाउली नाम के वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि किसी भी तत्व में बहुत सारे परमाणु पाए जाते हैं, परमाणुओं में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं और किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का तुलना करते हैं तो वो कभी भी बराबर नहीं होते हैं। तो एक बार मैं लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी परमाणु के परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होते हैं। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं होते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4s2 दिया हुआ है, तो इसमें हमें ये ऊपर में जो संख्या लिखा हुआ होता है, ये संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसकी संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हमें ये 4s2 में जितने भी क्वांटम संख्या होते हैं उनको निकालना आना चाहिए। तो चलिए निकाल कर देखते हैं। तो 4 क्वांटम संख्याएं होते हैं, हमें पता है। एक होता है n, दूसरा होता है l, तीसरा होता है m और चौथा होता है s। ये मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। द्विगंशीय क्वांटम संख्या स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल m से शो करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, उसको स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। ये चारों क्वांटम संख्याओं का मान हमको यहाँ से निकालना है। तो हमें पता है सामने में जो भी गिनती लिखा हुआ होता है, यह गिनती किसको प्रदर्शित करता है? मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है और इसीलिए n बराबर हो जाएगा 4। उसके बाद l बराबर यहाँ s p d f दिया रहता है, s दिया रहता है या p दिया रहता है या d दिया रहता है, f दिया रहता है। ये l को प्रदर्शित करते हैं और हमको याद रखे रहना है कि s का मान 0 होता है, p का मान 1 होता है, d का मान 2 होता है और f का मान 3 होता है। इसको हमको याद रखे रहना है। तो यहाँ देखते हैं L किसको प्रदर्शित करता है, S को हमको बताना है और S का मान कितना होता है? 0 होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0। अब उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए? पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान इधर निकाल रहे हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इधर निकालेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए इधर निकाल रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकालेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 4 हो गया, l बराबर 0 हो गया। m बराबर कैसे निकालेंगे? तो ये s वाले में एक ही डिब्बा होता है, s कक्षक में। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। तो अभी हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मान ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अभी L का मान 0 है तो यहाँ नीचे वाले भाग में हमको 0 लिख देना है,
क्योंकि ये m का मान होता है, वो m का मान कितना होता है, -l होता है, 0 और +l इतने के बीच का वैल्यू होता है। लेकिन 0 आया तो ना तो प्लस उसमें लगाएंगे तो भी वही है, माइनस लगाएंगे तो भी वही है, कुल मिलाकर m का मान कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, इसलिए m का वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पर 0। उसके बाद s का मान ज्ञात करेंगे, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन का सिर ऊपर की तरफ है और सिर ऊपर की तरफ होता है तो उसको हम कहते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में गति कर रहा है, क्लॉकवाइज गति कर रहा है, और इसके लिए हम मान कितना रखते हैं, (1/2) रखते हैं। तो इस तरीके से पहले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकल गया। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालते हैं, n निकालेंगे, फिर l निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे। तो यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया है, दूसरे के लिए निकाल रहे हैं हम, n बराबर हो जाएगा 4, l बराबर sp/df देखना रहता है, तो s का मान 0 है तो यहाँ 0 हो गया, m बराबर इसका मान 0 है तो इसका मान भी 0 होगा, और s बराबर दूसरा इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ भर देता हूँ, दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या हम याद कर रहे हैं। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का सिर नीचे की तरफ है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह है, इसका सिर नीचे की तरफ है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन घड़ी के उल्टे दिशा में घूम रहा है, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज गति कहते हैं, और उसके लिए मान हो जाएगा (1/2). यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये ऊपर सिर वाला है तो इसका मान +1/2 हो गया, और ये नीचे सिर वाला है तो -1/2 हो गया। तो पावली ने कहा था कि दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या निकालना है, तो चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं होंगे। तो देखते हैं प्रूव करके, ये n और n 4 दिख रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है, कोई बात नहीं। l में 0 0 है, ये भी ठीक है, समान हो गया। m समान है, लेकिन चौथा वाला देखिए, इसमें +1/2 है और इसमें -1/2 है। चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं होते हैं, भले यहाँ पर 3 समान है लेकिन ये चौथा वाला समान नहीं है। तो इस तरीके से पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का वेरिफिकेशन ये सही है वो यहाँ पर हमको पता चलता है। 3 क्वांटम संख्या तो बराबर है, लेकिन चौथा वाला क्वांटम संख्या अलग अलग है। वही इन्होंने कहा था कि चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं होते हैं, 3 भले ही समान हो सकते हैं, लेकिन चौथा वाला चाहे कोई न कोई एक तो ऐसा रहेगा जो समान नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए हम लोग कुछ और एक उदाहरण और ले लेते हैं, फिर इस उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल और बनाकर देखते हैं और वास्तव चेक करेंगे कि चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होते हैं। 2 क्वांटम संख्याएं चाहे 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकते हैं, लेकिन एक क्वांटम संख्या ऐसा होता है जो कभी भी समान नहीं होता है। हम कोई बड़ा एग्जांपल लेते हैं, 3d10 ले लेते हैं। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, ऐसे करते करते इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हम सबके लिए क्वांटम संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या निकालेंगे, फिर यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब का हम क्वांटम संख्या निकालेंगे। उसके बाद कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि किसी भी दो का कंपेयर करना है और वो चौथा वाला या कोई सा भी क्वांटम संख्या बराबर नहीं होगा उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर n बराबर कितना, सामने का गिनती लिखा रहता है, वह सामने का गिनती मुख्य क्वांटम संख्या निकालता है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 3 है, दूसरे के लिए भी 3 है, तीसरे के लिए भी 3 है, चौथे के लिए भी 3 है। ये मुख्य क्वांटम संख्या सब में समान है। तो फिलहाल हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, इसीलिए n बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। फिर L का मान हमको निकालना है। L बराबर क्या देखना पड़ता है, SPDF को देखना पड़ता है,
और डी का मान कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, इसीलिए एल का मान हो जाएगा 2। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम का मान ज्ञात करना है। तो एम का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक डिब्बा बनाना पड़ेगा, डी वाला डिब्बा। डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये m का मान हमको दिख रहा है, m का मान कितना होगा, -l 0 और +l, इनके बीच में जितने भी मान होते हैं वह m के मान को प्रदर्शित करता है। तो -l के जगह में हम -2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, -2 लिखेंगे। फिर बीच में और जो संख्याएं आते हैं, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर +2 आएगा। ये 5 मान हमको प्राप्त होते हैं। ये पांचों वैल्यू को इन डिब्बों के नीचे में रख देना है। तो ये वाला डिब्बा -2 हो गया, ये वाला डिब्बा का मान -1 हो गया, यहाँ का 0 हो गया, यहाँ का -1 हो गया, यहाँ का -2 हो गया। तो देखिए हम कौन सा इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान निकाल रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, और इसके नीचे में -2 लिखा हुआ है, इसीलिए m का मान होगा -2। आगे इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे जैसे जैसे इधर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मान ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भरा है। उसके बाद s का मान निकालेंगे। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ सिर रखता है, या जो जिसको हम ऐसे ऊपर एरो चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, वह क्लॉकवाइज गति करता है, और क्लॉकवाइज गति करता है तो उसका वैल्यू होता है +1/2। तो इस तरीके से हमने पहले इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या ज्ञात किए। ऐसे बाकी का भी ज्ञात करते करते जाएंगे। तो n बराबर 3 हो गया, और l बराबर 2, m बराबर देखेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देते हैं, इसके नीचे में ऋण 1 लिखा हुआ है। फिर s का मान ज्ञात करते हैं, तो ऊपर सिर वाला है, क्लॉकवाइज गति करने वाला है, तो +1/2। यहाँ तीसरे के लिए निकालते हैं, तो n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देते हैं, इसके नीचे में 0 लिखा हुआ है, तो m का मान 0 हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज गति कर रहा है, इसीलिए इसका वैल्यू इतना हो गया। चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करेंगे, तो इसका वैल्यू इस प्रकार से निकल कर आएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे में +1 लिखा है, -1 लिखा है, तो यहाँ लिख दिए। s बराबर, ये भी क्लॉकवाइज गति कर रहा है, इसीलिए इसका मान भी +1/t हो गया। n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर, पांचों इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देते हैं, इसके नीचे में -2 लिखा हुआ है, तो -2 हो गया। और ये क्लॉकवाइज गति करने वाला है, तो +1/2 हो गया। फिर छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर, अब आगे आते हैं, छठवां इलेक्ट्रॉन भरेगा यहाँ, लेकिन उसका सिर नीचे की तरफ है, वह एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है, इसीलिए उसका s का मान कितना हो जाएगा, -1/2। और इसके नीचे में फिर कितना लिखा हुआ है, -2 लिखा है, इसीलिए यहाँ -2। तो ध्यान देंगे, ये -2 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी -2 होगा, और ये छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए भी -2 होगा। दोनों को हमने लिख दिया। सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर, और s बराबर कितना आएगा। तो सातवें इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देता हूं मैं, इसके नीचे में ऋण 1 लिखा है, m बराबर हो गया ऋण 1। ये सातवां इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है, इसीलिए -1/2। फिर आठवां इलेक्ट्रॉन के निकालते हैं, n बराबर 3, सामने का गिनती, l बराबर AsPDF होता है, और d का वैल्यू 2 होता है। फिर m का मान निकालेंगे, तो कौन सा नंबर का इलेक्ट्रॉन है, आठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देते हैं, नीचे में 0 लिखा हुआ है, m का मान हो जाएगा 0। और एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है, इसीलिए इसका मान हो जाएगा -1/2। नौवें इलेक्ट्रॉन के निकालते हैं, तो n बराबर 3, सामने का गिनती को लिख दिए, l बराबर AsPDF लिखना रहता है, और उसका वैल्यू लिखना होता है, तो d का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर m का वैल्यू निकालेंगे, ये 9वें नंबर का इलेक्ट्रॉन, और इसके नीचे में +1 लिखा हुआ है, तो यह +1 हो गया। फिर s बराबर, नीचे सिर वाला है,
एंटी क्लॉक वाइज गति कर रहा है, इसीलिए -1/2। फिर 10वें इलेक्ट्रॉन पे निकालेंगे तो n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर, ये हो गया 10वां नंबर का इलेक्ट्रॉन, और नीचे में है +2, और s बराबर नीचे सिर वाला है, एंटी क्लॉक वाइज गति कर रहा है, तो -1/2। अभी हमने क्या किया, 3d10 में 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या, दूसरे का क्वांटम संख्या, चौथे का चारों क्वांटम संख्या, सातवें का, नौवें का, 10वें का, सबका क्वांटम संख्या हमने निकाल लिया। अब कंपेयर करते हैं किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों का, पहले इलेक्ट्रॉन के क्वांटम संख्या का और दूसरे का कंपेयर करते हैं। इसमें देखिए n बराबर है, l भी बराबर है, s भी बराबर है, लेकिन ये अलग अलग है। तो वही पाउली ने कहा था कि चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं होंगे, भले ही बाकी समान हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा होता ही है जो अलग अलग प्रकार का होता है। इसमें n समान है, l भी समान है, ये भी समान है, लेकिन m अलग अलग है। पहले इलेक्ट्रॉन का तुलना हम तीसरे इलेक्ट्रॉन से करते हैं, n बराबर 3, l बराबर 2, s बराबर +1/2, लेकिन इसका भी m अलग है। इस तरीके से आप किसी का भी कर सकते हो। चौथे नंबर के इलेक्ट्रॉन का 9वें नंबर के इलेक्ट्रॉन के क्वांटम संख्या से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ n बराबर 3, यहाँ n बराबर 3, सब ठीक है, बराबर है। l बराबर 2, l बराबर 2, ठीक है, बराबर है। l बराबर +1, m बराबर +1, दोनों में ठीक है, लेकिन देखिए चौथा वाला यहाँ पर +1/2 है और यहाँ पर -1/2 है, एक अलग हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का कंपेयर कर सकते हैं। चलिए एक और करके देखता हूं मैं। 7वें इलेक्ट्रॉन के क्वांटम संख्याओं को हम 10वें इलेक्ट्रॉन के क्वांटम संख्या से कंपेयर करते हैं। तो n मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, द्विगंशी क्वांटम संख्या 2 है, और ये चक्रण क्वांटम संख्या बराबर है, लेकिन m अलग अलग है। यहां पर देखिए, तो इस तरीके से कोई भी परमाणु रहे, उसके कोई भी दो इलेक्ट्रॉन को आप लेते हो और इस तरह से क्वांटम संख्या निकालकर उसका विश्लेषण करते हो, तो चौथा कोई न कोई एक क्वांटम संख्या अलग होता ही है। इसका मतलब है ये सभी इलेक्ट्रॉन इस सिद्धांत के हिसाब से अपना कैरेक्टर रखते हैं। किसी भी परमाणु में उपस्थित किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों को चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं होते हैं। अभी हमने देख लिया, किसी भी दो का कंपेयर करते करते आप जाइए चारों। हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि एस में, एस जो कक्षक होता है उसमें 1 खाने होते हैं, पी में 3 खाने होते हैं, डी में 5 खाने होते हैं और एफ में 7 खाने होते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 3p दिया है। अब इस p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो याद रखिएगा यहां पर मैं लिख रहा हूं s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम संख्या। डी में कितना, 10, और एफ में 14। इसमें अधिकतम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहां मान लीजिए हम 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं। वो तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसमें उपलब्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अभी मान लीजिए मैंने यहां पर डाल दिया 3p4, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या कहीं से भी हम उठा लिए 3p4। अब इस 3p4 में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, उसी को बताने के लिए हुंड ने नियम दिया था, जिसे हम कहते हैं हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है
वो किस प्रकार से भरेंगे, कैसे जोड़ी बनाएंगे, उसी को बताने के लिए इन्होंने नियम दिया था, जिसे हम हुंडे की अधिकतम बहुलता का नियम कहते हैं। अब इन्होंने नियम दिया था, तो कैसे दिया था उसी को हमको जानना है। पहले उदाहरण को देख लेते हैं, उसके बाद परिभाषा को मैं बताऊंगा। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे भरेंगे, 4 इलेक्ट्रॉनों को कैसे पेयर करेंगे, उसी को बताने के लिए ये नियम दिया गया था। इनके अनुसार से किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। ये उन्होंने नियम दिया था। तो देखते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। यहाँ 3p4 दिया हुआ है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको भर देता हूं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। मैंने इस प्रकार से भर दिया। तो मैंने अभी जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरा है, क्या वह सही है? तो नियम के हिसाब से हम देखते हैं, तो उन्होंने बोला है कि युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन में तो फिर ये डिब्बे में कोई इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं है, और इधर युग्मन चालू हो गया। युग्मन मतलब पेयरिंग होना, जोड़ी बनाना। तो ये डिब्बा में अभी कोई इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं है, और इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ा बनाना चालू कर चुके हैं, इसीलिए इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो प्रोसेस है या क्रिया है, वो गलत हो जाएगा। तो दूसरा तरीका देखते हैं, और एक बार भर के किसी और तरीके का फॉलो करके हम बनाकर देखते हैं सही है कि कैसे है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन, और ये भर देते हैं चौथा इलेक्ट्रॉन। तो पहले क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन को हम देखते हैं। पहले यहाँ पर इस डिब्बे में 1 इलेक्ट्रॉन आया px वाले में, फिर py वाले में आया, फिर z वाले में आया। अब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग चालू हो गई यहाँ से, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर गया। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करने का व्यवस्था सही होता है। याद रखेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन को भर दिए हैं हम, गलत है, क्योंकि इस डिब्बे को खाली नहीं कर सकते हैं। वहां पर पहले एक इलेक्ट्रॉन भरना था, उसके बाद पेयरिंग चालू होना था। हम और एग्जांपल बनाकर देखते हैं। 3d8 दिया हुआ है इस प्रकार से, इसको हम भर कर देखने का प्रयास करते हैं। डी में कितने खाने होते हैं? डी में 5 खाने होते हैं, 1 2 3 4 और 5, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसको मैं भर देता हूं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। क्या यह इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरना था, इसमें भरना था, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन भरना था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों को जोड़ी बनाना, पेयरिंग करना, युग्मन करना था, लेकिन इसको छोड़ दिया गया और इधर पेयरिंग स्टार्ट कर दिया गया, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम गलत हो गया। एक और तरीका देखते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन को भरने का ये तरीका सही है? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन, 6वां इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन। ये सही है क्या? नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का युग्मन यहां से चालू होना था,
इस वाले भाग से पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, छठवां इलेक्ट्रॉन को यहां पर भरना था, सातवां को यहां पर भरना था, आठवां को यहां पर भरना था, लेकिन हम लास्ट से पेयरिंग करते आ गए, इसलिए ये गलत हो गया, गलत होगा इस नियम के हिसाब से। तो कैसे भरेगा? पहला इलेक्ट्रॉन यहां भरेगा, दूसरा यहां भरेगा, तीसरा यहां भरेगा, चौथा यहां भरेगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां भरेगा, छठवां इलेक्ट्रॉन को कहीं भी भर देते हैं, यहां भर दिए, सातवां इलेक्ट्रॉन को यहां भर देते हैं, आठवां को कहीं और भर देते हैं। तो ये सही है क्या? गलत है भाई, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? क्लॉकवाइज होता है। यहाँ का पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, यहाँ भरेंगे पहला वाला क्लॉकवाइज, यहाँ का पहला क्लॉकवाइज, यहाँ का पहला क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ जो पहला भरे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ का, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आता, पहला वाला कैसा होता? यहाँ पर ये पहला इलेक्ट्रॉन, यहाँ का पहला इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, उसको कैसे भरना था? क्लॉकवाइज भरना था, इसलिए वो गलत हो गया। पहले जिस इलेक्ट्रॉन को भी भरेंगे वो क्लॉकवाइज ही भरेगा। तो कैसा होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? देखते हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। ये तीसरा, यहाँ का पहला, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे भरेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज भरेगा, छठवां, फिर सातवां, फिर आठवां। ये है इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग तब तक नहीं करना है जब तक उन कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरना है, उसके बाद शुरू वाले डिब्बे से, शुरू वाले कक्षक से हमको युग्मन का प्रोसेस करते करते आना है। तो ये हो गया होने के अधिकतम बहुलता का नियम। आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, कमेंट करके बताएंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो ऐसे दो चार उदाहरण हम और लेकर आएंगे। एक उदाहरण मैं बता देता हूं और देख लेते हैं। 4f मान लीजिए यहाँ पे 13 दिया है, तो इसका सही विन्यास कैसे होगा? अभी गलत गलत नहीं बताऊंगा मैं, सीधा सही विन्यास पर मैं आता हूं। तो f में कितने खाने होते हैं? तो 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और नियम के हिसाब से पहले सब में एक एक तो भर लें। तो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, यहाँ दूसरा, ये तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। ठीक है, क्या हो गया? सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो उसको पेयर करते जाना है यहां से। तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। आठवां इलेक्ट्रॉन भरेगा यहां एंटी क्लॉकवाइज, नौवां यहां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां इलेक्ट्रॉन यहां पर भरेगा। ये इसका बिल्कुल सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इस तरीके से हमको भरना है। पहले सभी खानों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेना है, उसके बाद यहां से स्टार्टिंग से इलेक्ट्रॉनों को पेयर करते करते जाना है, यदि उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो। जैसे यहां पर हमने पेयर क्यों नहीं किया? क्योंकि पेयर करने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुल इलेक्ट्रॉन 13 ही थे, इसलिए ऐसे हुआ। इसी को यदि 4f14 दिया हुआ होता तो कैसे करते? 4f14 दिया रहता तो 1 2 3 4 5 6 7, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सभी में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर लिया। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, उन 7 इलेक्ट्रॉनों को यहां पर जोड़ा बनाते बनाते जाना है। तो 7 इलेक्ट्रॉन और उपलब्ध है, तो ये 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां इलेक्ट्रॉन उपलब्ध था, इसीलिए हमने सबका जोड़ी बना दिया। अगर आपको दिया रहता 4f12 दिया रहता तो कैसे करते? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां भरते,
उसके बाद 8वां, उसके बाद 9वां, फिर 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां। ये इलेक्ट्रॉन तो है नहीं अभी इसके पास, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। जितना इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होता है उतने इलेक्ट्रॉन को भरते हैं और उनका जोड़ा बनाते बनाते जाते हैं। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तब तक नहीं बनाते हैं जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाएं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो और आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके लिए और ऐसे एग्जाम्पल इनसे संबंधित लाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।